नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में हुआ हादसा, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। उधमपुर के डोमेल चौक पर हुआ हादसा। रात करीब 10:30 बजे यह हादसा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक खाली बस में विस्फोट हुआ, जिसके बाद हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हादसा हुआ है। तो उधमपुर के डोमेल चौक पर यह हादसा हुआ। रात करीब 10:30 बजे हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं पेट्रोल पंप के पास खड़ी खाली बस में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद अब सुरक्षा बल जांच में जुट गए। तो वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर से। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें हैं, जहां पेट्रोल पंप पर खड़ी एक खाली बस में विस्फोट हुआ है। तो वहीं इस विस्फोट में 2 लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा बल अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। तो जम्मू कश्मीर की एक खबर आपको बता दें, जहां रात 10:30 बजे के तकरीबन की एक घटना बताई जा रही है। तो उधमपुर के डोमेल चौक पर यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। रात करीब 10:30 बजे यह हादसा हुआ है और जिसके बाद दोनों घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में हुआ हादसा। रात करीब 10:30 बजे पेट्रोल पंप पर खड़ी खाली बस में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, सीसीटीवी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें पेट्रोल पंप पर खड़ी खाली बस में अचानक विस्फोट होता है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और इसमें एक व्यक्ति भी देखा जा रहा है। वहीं इस हादसे में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सीसीटीवी में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो घटनास्थल से भागता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये बस जो है वो खाली थी, जिससे कोई बड़ी घटना होने से बच गई। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर घटनास्थल की सीसीटीवी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया सीडीएस नियुक्त किया है। आपको बता दें कि बिपिन रावत के बाद वो दूसरे सीडीएस होंगे। सेना में 40 साल तक अपनी सेवाएं दी अनिल चौहान पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए थे और पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से सीडीएस का पद खाली था। तो खबर आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। तो बिपिन रावत के बाद अनिल चौहान दूसरे सीडीएस होंगे। वहीं सेना में 40 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिसके बाद अनिल चौहान पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए थे। पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से सीडीएस का पद खाली था, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है।
जिला लोक संपर्क और परिवार कमेटी के नए चेयरमैन बनाए गए, जिसमें आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल को फरीदाबाद का चेयरमैन बनाया गया। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोहतक, गृह मंत्री अनिल विज हिसार के चेयरमैन बने हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पानीपत, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सोनीपत, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला महेंद्रगढ़ और जींद के चेयरमैन बने हैं। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल गुरुग्राम और सिरसा, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल पलवल और अंबाला, शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता करनाल और कुरुक्षेत्र के चेयरमैन बने हैं। इसके साथ ही पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भिवानी और नूंह, सामाजिक न्याय मंत्री ओपी यादव पंचकुला और झज्जर, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश टाडा यमुनानगर की चेयरमैन बनी हैं। इनके साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक चरखी दादरी और रेवाड़ी, खेल मंत्री संदीप सिंह फतेहाबाद और कैथल के चेयरमैन बने हैं। तो लोक संपर्क और परिवार कमेटी के ये नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के चेयरमैन बने हैं और डिप्टी सीएम रोहतक के चेयरमैन बने हैं। वहीं बाढ़ में लगातार हुई बारिश से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसलें भी खराब हुई हैं। तो वहीं लाखों एकड़ की फसल लगातार हो रही बारिश से बर्बाद हुई है, जिसके बाद किसानों ने सीएम को मांग पत्र भी भेजा है। तो बाढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हुई बारिश से किसान परेशान हैं। तो वहीं बारिश की वजह से किसानों की लाखों एकड़ की फसल लगातार हुई बारिश से किसान परेशान है। बाढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों ने सीएम को मांग पत्र भेजा है। आपको बता दें कि बारिश होने से किसानों की लाखों एकड़ की फसल बर्बाद हुई है। तो वहीं किसानों ने अब सीएम को मांग पत्र भी भेजा है। आपको बता दें कि किसानों की खड़ी धान की फसल बारिश के कारण बर्बाद हो गई है। इसके अलावा ज्वार बाजरा की फसल भी बारिश से बर्बाद हुई है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन। ये बड़ी और अहम जानकारी, 22वें दिन की शुरुआत चुंगथारा से की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुंगथारा से पद यात्रा कर रहे हैं। तो वहीं केरल का सफर पूरा हुआ है, जिसके बाद आपको बता दें कि अब 22वें दिन चुंगथारा से यात्रा शुरू की गई है। केरल में 440 किलोमीटर का सफर तय किया गया है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो 22वें दिन की शुरुआत चुंगथारा से की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुंगथारा से पदयात्रा कर रहे हैं। तो केरल का सफर पूरा हुआ है। केरल में 440 किलोमीटर का सफर भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक तय किया है। वहीं खबर महेंद्रगढ़ से आ रही है, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ है। तो आपको बता दें कि अटेली विधानसभा के खेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में घायल युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। सूचना मिलने पर जिले के एसपी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर इस मामले में 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो महेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां महेंद्रगढ़ की अटेली विधानसभा खेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में घायल युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। सूचना मिलने पर जिले के एसपी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर इस मामले में 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर हिसार से है, जहां हिसार के गंगवा गांव की संतरी देवी विधवा पेंशन में हो रही देरी की शिकायत को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची। संतरी देवी पिछले कई महीनों से विधवा पेंशन बनवाने को लेकर दफ्तरों के चक्कर लगा रही थी। सभी कागजात को पूरा करने के बाद भी उनकी पेंशन शुरू नहीं की जा रही थी।
महिला की शिकायत सुनने के बाद उपायुक्त उत्तम सिंह महिला के साथ जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में पहुंचे और पेंशन मामले की जांच करते हुए महिला की पेंशन बनाने का आदेश दिया। इसी के साथ उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि पेंशन मामले को निपटाने में 1 माह से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर हिसार से है तो आपको बता दें कि हिसार में जहां पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने हिसार के पंजाबी भवन में आयोजित व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के एक सम्मेलन में शिरकत की। हिसार के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया एवं वोकल फॉर लोकल के तहत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार औद्योगिक इकाइयों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। इसके लिए राज्यों में नोडल एजेंसियों का गठन किया जाना चाहिए। तो हिसार से ये खबर आपको बता रहे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री हिसार दौरे पर रहे तो वहीं उन्होंने व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की और मेक इन इंडिया के लिए सहयोग की अपील की। कल जी ने आज जितने भी हमारे लोकल जो इंडस्ट्री है, अलग अलग क्षेत्रों में, व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, एसोसिएशन है, इन सबको उनने बुलाया था और विशेषकर उनने जो टाइटल दिया था लोकल फॉर वोकल, स्थानीय इंडस्ट्री को, उद्योगों को बढ़ावा देना, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने एमएसएमई में बहुत काम किया प्रधानमंत्री जी ने, और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना हमने किया कि स्थानीय प्रोडक्ट भी होना चाहिए, स्थानीय हमारे इंडस्ट्री भी होना चाहिए, इसको हमने प्राथमिकता दी। मैं बुलाना चाहूंगा सीताराम सिंह जी वे उनके साथी को चाहे आप भी फूल देकर हंसाएं आप भी। वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत सरकार उद्योग जगत मैं बुलाना चाहूंगा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदला क्या है? अब ये शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसमें पंचकुला और मोहाली का नाम नहीं जोड़ा गया है। आपको बता दें कि बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम बदलने का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अनिल विज के साथ दोनों राज्यों के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और बीएल पुरोहित भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। भगत सिंह जी की आज हुई और उसके उपलक्ष्य में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आज से शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ रखा गया है। इसमें मात्रा में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी है और आने वाली पीढ़ियों को बताने का भी काम करेगी कैसे एक युवा ने 3 साल की आयु में जब उससे पूछा गया कि किस चीज की खेती करी तो उसने कहा बंदूक की खेती करी, और अंग्रेजी हुकूमत के साथ उस आयु के अंदर लड़कर अपनी जान देने का काम किया। पर्यावरण प्रदूषण पर सख्त रवैया अपनाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने हरियाणा सरकार को 100 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया है। एनजीटी का कहना है कि चीनी कंपनी इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को साल 2017 में कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था, लेकिन वो कंपनी कूड़ा निस्तारण के लिए कोई काम नहीं कर पाई। देखिए रिपोर्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुग्राम में कचरे के प्रबंधन के काम को लेकर नाराजगी जताई है। एनजीटी ने पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार को 1 महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दे दिए गए हैं। कूड़ा प्रबंधन के काम को देख रही एजेंसी इको ग्रीन के कामकाज की समीक्षा के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अगुवाई में एक 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।
2 सप्ताह में कमेटी को बैठक करके एक्शन प्लान तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं 30 सितंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए गए हैं। ध्यान रहे कि चीन की इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ ढेरों शिकायतें आ रही थी। शिकायतें स्थानीय लोगों की तरफ से आ रही थी। आरोप लगाया जा रहा था कि गुरुग्राम, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक प्रभावशाली लोग इस कंपनी की लापरवाही को संरक्षण दे रहे हैं। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की प्रधान पीठ ने हाल ही में अपने आदेश में कहा कि दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा एक बैठक और एक सीनियर आईएएस अधिकारी की नियुक्ति का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। वेस्ट एनर्जी प्लांट की स्थापना के लिए 10 एकड़ जमीन सौंपने में 1 साल का समय लगा, जिसकी याचिका की सुनवाई ये बेंच कर रही थी। उसमें कहा गया है, गुरुग्राम के बांधवारी लैंडफिल साइट पर करीब 33 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरा इकट्ठा हो गया है। कचरे को प्रोसेस करने की बजाय उसे जलाया जा रहा है, जिससे कि गुरुग्राम की हवा प्रदूषित हो रही है। इससे आम लोगों के साथ साथ वन्य जीवों पर भी असर पड़ रहा है। ध्यान रहे कि इससे कुछ ही दूर असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य में 193 प्रजातियों की पक्षियां हैं। बड़ी संख्या में औषधीय पौधे हैं। दुर्लभ प्रजाति की तितलियां, काला हिरण, गोल्डन सियार और तेंदुआ भी है। इन सबको इस प्रदूषण से भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इको एनर्जी कंपनी और हरियाणा सरकार की कई लापरवाही पर उन्हें फटकार भी लगाई है। एनजीटी ने हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही इको ग्रीन है, जिसे 2017 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम का कूड़ा उठाने का ठेका दिया था और इस कूड़ा उठाने की ठेकेदारी मिली और जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 22 साल का एग्रीमेंट बना। यह भी जानकर आपको हैरानी होगी कि अमूमन साल, 2 साल या 3 साल का एग्रीमेंट होता था, लेकिन यहाँ 22 साल का एग्रीमेंट हुआ और कंपनी ने कूड़ा उठाना शुरू किया। कंपनी पर आरोप है कि जो नियमों की उन्होंने अनदेखी की है और जो नियम बने थे उस नियमों का फॉलो नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे वायु प्रदूषण और प्रदूषण के साथ साथ जो बंधवारी में कूड़ों का एक पहाड़ इकट्ठा हो गया है, करीब 38 मीटर ऊंचाई है उस पहाड़ की, और इस कूड़े की वजह से आसपास के लोगों में भयानक बीमारियां फैल रही है। जो वन्य जीव हैं वो कूड़े जलाने की वजह से वो परेशान है और इन तमाम शिकायतों को लेकर शिकायतें एनजीटी में दर्ज की गई थी और उस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये पूरा वाकया गुरुग्राम के इस इको ग्रीन का है। हालांकि अब विपक्ष भी इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि वो जुर्माना की जो राशि है वो किससे भरी जाएगी, क्या जनता की गाढ़ी कमाई से भरी जाएगी और क्या इको ग्रीन से जुर्माना वसूल किया जाएगा, ये तमाम बातें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।